सर, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वज़ीर ख़ारिजा के तौर पर अपने ओहदे का हल्फ उठाया। क्या आप समझते हैं कि उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी अब पार्टी मंशूर के मुताबिक होगी या हुकूमत की मजमूई पॉलिसी के मुताबिक वो ख़ारजा उमूर को संभालेंगे? जी, नेक ख्वाहिशात उनके लिए बहुत सी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि उनकी जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खारजा पॉलिसी के हवाले से होगी या हुकूमत की खारजा पॉलिसी के हवाले से होगी। उसकी वजह ये है कि जब हम बात करते हैं ना माशी पॉलिसी की, तो माशी पॉलिसी तो पूरी मुल्क पूरी रियासत की एक ही है कि हमने कहाँ से इमदाद लेनी है, कहाँ पे हमने कर्जे वापस करने हैं, कहाँ। लेकिन फॉरेन पॉलिसी का इशू ये है कि फॉरेन पॉलिसी में सबसे बड़ा, जो मैंने पहले भी बात की थी, दोबारा कर रहा हूँ, कि फॉरेन पॉलिसी में आप इसको छोड़ दें कि अमेरिका और चाइना और रशिया और यूरोपीय यूनियन और गल्फ कंट्रीज, जो सबसे बड़ा इस वक्त फॉरेन पॉलिसी है पूरी दुनिया जिसकी नज़र से एक तरह देख रही है पाकिस्तान को, वो अफगानिस्तान के जी, बिगड़ते हुए हालात हैं। और अफगानिस्तान के बारे में एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी, वहाँ तालिबान की हुकूमत है। ये 2008 या 2010 या 2014 का अफगानिस्तान नहीं है। वहाँ पर तालिबान की हुकूमत है, तालिबान के वज़ीर ख़ारजा हैं, और तालिबान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो मुख्तलिफ जो हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं, चाहे वो चाइना में हो, चाहे वो रशिया में हो, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, तो वहाँ पे जो एक मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तालिबान हुकूमत के हवाले से, वो यकसर ना सिर्फ ये कि वो मुख्तलिफ है, बल्कि वो दो मुतज़ाद राहें हैं। मतलब अफगानिस्तान के हवाले से इवन हिना रब्बानी खर साहिबा जो हैं, उनके ऊपर भी मेरी बात हुई अफगानिस्तान में कुछ लोगों से, तो वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। हिना रब्बानी अच्छा। खर साहिबा की बतौर खातून, हालांकि बड़ी ज़बरदस्त वो फॉरेन मिनिस्टर रही हैं और एक ज़बरदस्त खातून है, लेकिन वहाँ पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हिना रब्बानी खर साहिबा के हवाले से, बिलावल साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा, बल्कि उनका यहाँ तक उन्होंने कहा कि वो अफगानिस्तान ना आए तो बेहतर है। अच्छा। मतलब एक्सट्रीम, क्योंकि बिलावल साहब देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत सख्त मौक़िफ़ है। बिलावल साहब माजी में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो शहादत हुई, शहादत हुई उसका थी। इल्ज़ाम भी उन पर डालते रहे। तो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा आप समझें कि वो काबिल अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल, ख़ासतौर पर टीटीपी भी एक्टिव है, बाकी लोग भी एक्टिव हैं, ड्रोन अटैक्स हुए हैं उस ज़माने, जो कुछ हिस्ट्री रही है जिससे हम निकलने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। तो बिलावल अफगानिस्तान के हवाले से जो मीटिंग्स होंगी, उनमें हिना रब्बानी खर साहिबा और बिलावल साहब शायद बहुत ज़्यादा, हिना रब्बानी खर साहिबा अफगानिस्तान से बाहर होती हैं तो शायद वो ठीक है। अफगानिस्तान में भी मुझे इल्म नहीं है इस बात का कि किस हद तक वो अफगानिस्तान में इन्वॉल्व हो पाएंगी दोनों शख्सियात, लेकिन जहाँ तक यूरोप और ईयू और चाइना और गल्फ कंट्रीज, अमेरिका। हाँ, अमेरिका, ये इन तमाम ममालिक में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो एक इम्पैक्ट डाल सकेंगे अदर दैन अफगानिस्तान। और वो बाहर के मुल्क, क्योंकि अफगानिस्तान के ही पैरामीटर में इस वक्त रीजन को देख रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी होगा कि वो जब वहाँ जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ये बात कह रहा है इस वक्त कि अफगानिस्तान के अंदर गवर्नमेंट को माना जाए, और वहाँ पर टीटीपी दोबारा सर उठा रही है, और उनमें डिफरेंसेस क्या हैं, उनकी डिटेल्स क्या हैं, किस तरह मुखातिब होना है, किस तरह बात करनी, ये बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन हमारी दुआएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस चैलेंज से निकले हैं, बिल्कुल लेकिन ये सर। चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। खासतौर पर उस वक्त जबकि कराची में जो सानिया कल पेश आया है, और उसमें तीन जो है वो जहाँ बक हुए, तीन शहरी, और उसमें बदकिस्मती देखें कि उसमें एक तो वो उस्ताद जिन्होंने कन्फ्यूशियस सेंटर, ये जो आपको, ये तो उस्ताद हैं जिन्होंने कन्फ्यूशियस सेंटर कायम किया था, और ये उसके बाद दूसरी, और ये जो चिंग शी हैं, चिंग शाई हैं, जो ये इनकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये इनकी कन्फ्यूशियस सेंटर में इनकी तस्वीर है, और इनकी उम्र तकरीबन 21 बरस बयान होती है, और ये अपनी स्टूडेंट्स के साथ खड़ी हैं। एक या दो रोज़ पहले ही गालिबन ये तस्वीर इनके जहाँ बक होने से पहले उतरी थी, और ये इतनी मकबूल थी कि इनकी हम उम्र तकरीबन इनकी जो स्टूडेंट्स थी वो इनको अपनी सहेली कहती थी। और उसके बाद जो है वो ये जो इनके प्रोफेसर हैं, ये प्रोफेसर इन्होंने कन्फ्यूशियस सेंटर कायम किया था 2013 में, तो ये बहुत अलमनाक वाक़या पेश आया, और उसके बाद चाइना की तरफ से बड़े कंसर्न ज़ाहिर हुए हैं पाकिस्तान, और इस उम्मीद का इजहार हुआ है कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी अदारे हैं वो इसको अंजाम तक किसी नतीजे अंजाम तक। तक पहुंचाएंगे। और चाइना ज़ाहिर है खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा इस वक्त, लेकिन वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से, पाकिस्तान के
जो मुख्तलिफ अदारे हैं और पाकिस्तान के जो सियासतदान और हुकूमत से, वो चाइना ने उम्मीद जाहिर की है और ये कहा है कि इन वाक़यात से हमारे ताल्लुकात में कोई असर नहीं होगा, लेकिन इसकी हमें मुकम्मल तहकीकात चाहिए। और ये जो खातून जिनका नाम सामने आया, ये आप देखेंगे इन्होंने 2015 में ज़ूलॉजी में एमएससी किया, फिर उसके बाद 2016 के अंदर इन्होंने जो है वो जो खुदकुश हमलावर जो खातून हैं उन्होंने किया, और फिर उसके बाद एमफिल किया, और उसके बाद वो पढ़ाती भी रही खुद भी। तो एक उस्ताद और खातून उस्ताद और उनका असातिज़ा को ही मारना एक माशरे का बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का, कि ये सोसाइटी किस तरफ जा रही है, और हमें कितना संजीदगी से देखने की ज़रूरत है बलूचिस्तान के मामलात को, तमाम मुल्क के मामलात को। जब मुख्तलिफ आप समझें कि गुर्बत, बहुत ज़्यादा एहसास महरूमी और बहुत ज़्यादा दौलत एक तरफ आ जाए, तो फिर माशरा जो है वो अदम इस्तेकाम का मजमूई तौर पर शिकार हो जाता है, जो कि इस वक्त है। फिर उसके बाद दूसरी जो आपने बात की थी कि पंजाब के अंदर जो मुकम्मल डेडलॉक्स, मैं मुकम्मल डेडलॉक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उसकी वजह यह है कि देखें आज दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हुई। पहली बात तो यह है कि मरीम नवाज साहबा ने जो चौथा बेंच बना था, जिन्होंने उनका पासपोर्ट, मरीम नवाज साहबा ने पासपोर्ट वापस लेना था, उन्होंने वो दरख्वास्त वापस ले ली। दरख्वास्त वापस ले ली, इसका मतलब है कि वो बाहर नहीं जा रही, और जो है वो साथ ही नवाज शरीफ साहब भी सऊदी अरब नहीं आ रहे, नवाज शरीफ साहब भी सऊदी अरब नहीं आ रहे। और कल जो है वो पंजाब असम्बली का इजलास बुला लिया गया। इतलात ये हैं कि वहाँ पर इजलास बुला लिया गया, और इजलास किसने बुलाया? स्पीकर ने बुलवाया। और साथ ही जो लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने ये डायरेक्शंस दी हैं कि कल तक जो सदर जो है वो गवर्नर से कहें कि वो हलफ उठा लें, हलफ उठवा लें हमजा शहबाज साहब का। लेकिन खबर यह है कि कल सुबह ये जो फैसला है कि जो गवर्नर को सदर को कहा गया है कि गवर्नर से कहें कि वो हलफ उठा लें, तो वहां पे ये फैसला जो है ये चैलेंज होने जा रहा है इंटर कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर। लाहौर के अंदर ये अपील दायर होने जा रही है कि आर्टिकल 130 सब क्लॉज 5 के तहत जो है वो पाबंद नहीं है गवर्नर के पास कोई टाइम नहीं है इसका, जब तक एक चीफ मिनिस्टर दूसरे चीफ मिनिस्टर को जो एक चीफ मिनिस्टर काम कर रहा है दूसरा काम नहीं, तो वो उसके कोई डेज नहीं है, कोई दिन नहीं है कि 10 दिन में करना है, 5 दिन में करना है। जब तक एक उस्मान बुज़दार साहब बैठे हैं तो उस्मान साहब तो बैठे हैं, वहां पर कोई क्राइसिस नहीं है। तो इसको इंट्रा कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं अजहर सिद्दीक साहब, अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब। और उसमें दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें वो कह रहे हैं कि लार्जर बेंच बनाया जाए, यानी सुबह ये लार्जर बेंच की अपील। और अगर लार्जर बेंच फर्ज करें नहीं बनाती, इस अपील को इंटरटेन नहीं करते वो, यानी लाहौर हाई कोर्ट इसको इंटरटेन नहीं करती इस अपील को, तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। अच्छा, क्योंकि कल जो इजलास हो रहा है वो दोस्त मोहम्मद मजारी साहब जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक और स्पीकर के खिलाफ उसके ऊपर हो रहा है इजलास। हलफ बर्दारी अलग है। अगर हलफ बर्दारी कल नहीं होती, इंटर कोर्ट अपील और इंटर कोर्ट अपील अगर मुस्तरद हो जाए, अगर अपील वो सुनवाई हो जाती है, तो फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट जो है वो मतलब वो फेवर में चला जाएगा उस्मान बुज़दार साहब के, इमरान खान साहब के। और अगर नहीं फेवर में जाता फैसला तो वो चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। और यहां ये दिन बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और साथ ही तातीलात आ रही हैं ईद की। और ईद की तातीलात के बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलेगी और जैसे ही इलेक्शन कमीशन खुलेगा, तो उसके बाद वो 25-26 लोग जो हैं वो डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं कम से कम एक टर्म के लिए, जिन्होंने हमजा शहबाज शरीफ साहब को वोट डाला था। इमरान खान साहब का जो उनकी जो लीगल टीम है उनका ये गेम प्लान है। अब गेम प्लान कह लें जो भी कह लें कि वो उस तारीख तक, क्योंकि दिन थोड़े हैं और दरमियान में तातीलात हैं, तो इसलिए वो दरमियान में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाके वो दलाइल देंगे इसके ऊपर कि क्या इख्तियार है इस बात का कि अदालत जो है वो कहे, वो बाउंड करे प्रेसिडेंट को, या कि जी आप जरूर कल ही उठाएं, जबकि आइन में ऐसी कोई चीज नहीं है कि इतने दिनों में हो। एक फंक्शनल गवर्नमेंट वो कह रहे हैं काम कर रही है पंजाब के अंदर, कोई क्राइसिस तो नहीं है, और जो क्राइसिस है वो उन लोगों की वजह से है जो मुनहरफ हो गए। ये दलाइल देने जा रहे हैं।
अच्छा, अब इन दलाइल के ऊपर जो है वो हुकूमत जो है, यानी हमजा शहबाज साहब की जो हुकूमत है या अता तारड़ साहब जो हैं, उनका ये मौकफ है कि ये आइन शिकनी हो रही है और कानून शिकनी हो रही है क्योंकि ये लोग इलेक्ट हो गए। लेकिन उनका मौकफ ये कि इलेक्ट कैसे हुए, ये तो डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं, और अगर ये इलेक्ट हो भी गए हमजा शहबाज तो उसके फौरन ही बाद ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे उस फैसले के नतीजे में, और स्पीकर जो हैं परवेज इलाही साहब उनसे कहेंगे कि अपना इत्तेमाद का वोट लो, इत्तेमाद का वोट लिया तो हुकूमत गिर जाएगी पंजाब की। तो पंजाब के अंदर मुकम्मल तौर पे डेडलॉक है, मुकम्मल पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल, हर तरह से डेडलॉक है। और आज इमरान खान साहब भी वहां गए, उन्होंने कहा कि 20 लाख लोग तैयार हों अफगानिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान कह रहा हूँ, इस्लामाबाद की तरफ आने के लिए। और उसके साथ ही जो है वो मरीम नवाज साहिबा ने वहाँ पे अपनी कैंपेनिंग शुरू की है। कल रात को भी उन्होंने जो है खिताब किया था एक बड़े इज्तिमा से, और उसके बाद ये इन दिनों भी करती रहेंगी यकीनन, और वो बाहर नहीं जा रही। अच्छा, अब ये सिंबॉलिक है, इसको अलामती तौर पर लिया जाए मुल्क की सियासत में कि मरीम नवाज भी सऊदी अरब नहीं जा रही और नवाज शरीफ भी नहीं आ रहे, तो फिर सऊदी अरेबिया जो है, सऊदी अरेबिया में क्या, क्योंकि यहां से तो बहुत बड़ा एक डेलीगेशन जा रहा है, बहुत सारी शख्सियात जा रही हैं, लेकिन वो बहुत सारी शख्सियात की जाने की टाइमिंग्स कुछ उलट पुलट हो गई हैं। उसकी वजह यह है कि कल जब ये शख्सियात वहां पहुंचेंगी 2 रोजा दौरे पे गालिबन, तो कल ही वहां एक शख्स और पहुंचेगा अपनी बहुत मुख्तसर टीम के साथ सऊदी अरब में।